अभी जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो लोगों से सीधे जाकर जुड़ती है। यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन से आमतौर पर बंकर्स के तौर पर उनका इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, लेकिन आज एक ऐसी परमाणु निरोधक बंकर यानी न्यूक्लियर बंकर जिसे सोवियत संघ के समय में जिसका निर्माण किया गया था, वहां पर मैं पहुंची। किस तरह की वहां पर स्थिति है, कहते हैं कि बड़े से बड़ा परमाणु हमला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध का स्वरूप जैसे जैसे बदलता है, लोगों की जरूरतें बदलती हैं। हम इस समय एक परमाणु निरोधक बंकर में हैं, यानी एक ऐसा बंकर जो आपको न्यूक्लियर हमले की स्थिति में बचाएगा। आप अगर इन दरवाजों को भी देख लें, इनकी मजबूती देख लें, जिन्हें हमने खोलकर इस समय रखा है, लेकिन आमतौर पर इसे सुरक्षा के लिए बंद किया जाता है। ये उस समय की बात है जब सोवियत संघ हुआ करता था, यानी यूएसएसआर हुआ करता था, और उस समय किसी भी तरीके के परमाणु हमले से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। आज आपको इसकी दीवारों में वो पुरानापन तो नजर आएगा, लेकिन इतिहास का जो वो पुरानापन था वो आज के रिश्तों में दो देशों में उस हिसाब से नजर नहीं आता। इसके भीतर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के समय की चंद यादें यहां पर भी मौजूद हैं। सोवियत संघ के समय काल को हम देखें, उस समय का ये बॉम्ब शेल्टर है, और इसीलिए यहाँ पर वो चीजें भी हैं जो 80 के दशक से यहाँ रखी हैं। अब उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन इन गैस मास्क को देखिए, जो अभी भी यहाँ पर जो बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं उसके भीतर महफूज रखे हैं। दिस इज अ गैस मास्क, बट आई गेस इट कांट बी यूज्ड एनीमोर। Yes, so I think they were placed here in the year 1980. We found a sort of a note in one of the crates, and obviously they're all past their prime. If they had any use in case of a nuclear war, then they definitely do not at this moment. This is useless. The filter that would be attached to a gas mask is useless. What has found use are the pouches that were sort of added to the crates to kind of store the gas masks in case of them having to be used. What the pouches have been used for is the strap. So this one does not have a strap, it's been cut off, and the straps have been implemented as straps for AKs, because some of the AKs came without straps, so this was an absolute godsend to the troops once we unearthed these crates. वो यही बता रहे हैं कि अब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन देखिए इन गैस मास्क को प्रयोग किया जाता था तो पूरे सर को इससे कवर करके पूरे सर पे आप इसे पहन लेते थे। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से सांस जाए, और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें ये फिल्टर आकर फिट हो जाता था। तो ये उस समय का गैस मास्क है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए तो आप समझेंगे कि परमाणु का खतरा इंसान समझता तो है कि कितना अधिक होता है। इन बरसते बमों का खतरा इंसान समझता तो है, और इसीलिए उससे बचने के ये तरीके भी इजाद किए जाते हैं। लेकिन आखिर इस युद्ध की जरूरत ही पड़े क्यों, और क्यों इस खतरे में मानवता को पड़ना पड़े। तो परमाणु बंकर के भीतर हम हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इस तरह की धमकियां मिलती हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्म्स हुआ करते थे, आवेदन पत्र जिन्हें भरा जाता, इन्हें किस तरीके से बिस्तरों में तब्दील किया गया है वो भी यहाँ की जरूरतों को बयां कर रहा है। बिस्तर इस तरीके से बने हैं, बीच के हिस्से में ये है, कोई भी नया व्यक्ति आए इसके ऊपर भी उसके बाद बिस्तर बना दिए जाते हैं। दिन भर कहीं भी काम करें, आपकी शिफ्ट खत्म होती है, लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जो लोग कीव में रह गए वो सारे इन सभी ठिकानों को आसरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कीव के इर्द गिर्द जो नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं वहां से हम रिपोर्टिंग करते हैं। इरपिन से आपने हमारी रिपोर्ट्स देखी, कल हम ब्रोवरी के इलाके में पहुंचे क्योंकि वहां से एक नया मोर्चा रूस ने खोलने का प्रयास किया। आज मेरे सहयोगी राजेश पवार वहां का पूरा हाल बता रहे हैं कि किस तरीके से उस मोर्चे से रूस की सेना आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और यूक्रेन कैसे पलटवार कर रहा है। मैं इस वक्त रूसी और यूक्रेनियन सेना की फ्रंट लाइन से 2 किलोमीटर आगे हूं, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है रशियन फौज का, जो परसों रात को तबाह किया है यूक्रेनियन आर्मी ने। देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, शायद इसके ऊपर जेवलिन मिसाइल से अटैक किया गया है, और यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ ध्वस्त हुई पड़ी है। अगर आप देखें तो उस तरफ भी पीछे आप देख सकते हैं एक और टैंक ध्वस्त हुआ पड़ा है। ये देखिए जमीन पे पूरा काला हुआ पड़ा है,
ये सब टूट, गाड़ियों को देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है, पूरी जली हुई है पीछे तक। ये पूरा इलाका तबाह हुआ पड़ा है। यहाँ भीषण संग्राम हुआ है परसों रात को, जिसमें ये सब इलाका जो है तहस नहस हो गया है। बम गिरा हुआ है, हम आपको बाद में दिखाएंगे कैसे उसमें पूरा रोड के अंदर बम का जो है गड्ढा बन गया है। इस वक्त लास्ट चेक पोस्ट पे हूँ जहाँ कल रात को मैं इस वक्त लास्ट चेक पोस्ट पे हूँ जहाँ कल रात को रूसी टैंक घुस आए थे और यहाँ पे एक टैंक डिस्ट्रॉय हुआ है। देखिए हमें दिखा रहे हैं ये सारा इक्विपमेंट उनके टैंक से निकला है। बाकी टैंक्स को यहाँ से टो अवे करके ले जाया जा चुका है, लेकिन यह सामान जो पीछे उसके अंदर था पर्सनल सामान वो पड़ा है। देखिए ये कैप्टन का बॉक्स है जो यहाँ पे था। ये देखिए टी शर्ट है जो रशियन आर्मी की है और ये सारा सामान उनका है जो रूसी सैनिक जो मारे गए हैं या उस टैंक के अंदर उनका सामान है और टैंक्स को इस टाइम बाहर टो करके ले जा चुका है। यहाँ से 500 मीटर दूर यूक्रेन फौज के आखिरी मोर्चे हैं और उसके बाद रूसी फौज का कब्जा है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टैंक ट्रैक्स हैं। जो टैंक यहाँ अंदर कल घुस आए थे, टैंक्स अभी हम देखेंगे, लेकिन जो टैंक अंदर घुस आए थे उनका ट्रैक है जो इस एरिया से गए हैं, जो कल रात को वापस यूक्रेन सेना ने बीट बैक कर दिए हैं और ये इलाका इस वक्त दोबारा यूक्रेन के कब्जे में है। ये लास्ट चेक पोस्ट है, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद से रूसी सेना का एरिया शुरू हो जाता है जहाँ तक वो पहुंच चुके हैं इस वक्त। दिख रहा है ये बैरिकेड बने हुए हैं जो कंक्रीट ब्लॉक्स लगा रखे हैं, लेकिन कंक्रीट ब्लॉक के पीछे बहुत सारे टायर डाले हुए हैं। दिख रहे हैं आपको। इन टायर्स को क्यों डाला हुआ है? ये सेकेंडरी ब्लॉकेड है, ये मेन ब्लॉकेड नहीं है। मेन ब्लॉकेड आगे हैं जहाँ सिर्फ कंक्रीट है, लोहा है। यहाँ ये टायर क्यों डाले हुए हैं? ताकि अगर कुछ नहीं होता और रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है, इन टायरों को आग लगाई जा सके और एक बार इन पे आग लग जाती है तो उसको पार करना मुश्किल होगा। यही कारण आप देखो यहाँ सैकड़ों टायर डाले हुए हैं। सैकड़ों टायर है यहाँ पर।